नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। करते हैं शुरुआत। बीजेपी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान को धार देने के लिए राज्य में 5 अलग अलग स्थानों से गौरव यात्रा निकालेगी। राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 35वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे से की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मानसून विदा होने के 8 दिन के बाद ही 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक हिमपात हुआ। हिमाचल प्रदेश से सोमवार रात मंगलवार दोपहर तक करीब 12 बजे तक झमाझम बारिश होती रही। इससे मौसम में ठंडक भी बढ़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रतिनिधियों से समक्ष अपना एजेंडा रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में 400 में से 350 पीसीसी डेलीगेट्स मौजूद होंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। राजस्थान बॉर्डर को किया गया सील। अतिरिक्त पुलिस बल की थी डिमांड। लाइसेंसधारियों को हथियार जमा करवाने के भी निर्देश। आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई आज बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ ओपी धनखड़ भी मौजूद होंगे। आदमपुर को लेकर अभी भी जेजेपी का स्टैंड नहीं साफ। दिल्ली में दूसरे दिन की बैठक के बाद जिला परिषद चुनाव के लिए 9 जिलों में 2-2 प्रभारी बनाए गए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार कैंडिडेट समेत 2 व्यक्ति साथ रह सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस जल्द अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और आदमपुर में जीत भी दर्ज करेगी। आदमपुर उपचुनाव में मुद्दों पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, उपचुनाव में कांग्रेस के पास सरकार की विफलताएं हैं। उसके मुख्य मुद्दे हैं प्रदेश में स्वार्थ गठबंधन है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां तेवतिया फार्म में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज और सिरसा के दौरे पर होंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 14 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल और भगवंत मान के बीच अहम मुद्दे को लेकर बैठक होगी, जिसमें एसवाईएल के मसले पर दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इधर प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार अलर्ट पर है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हैं सीएम मनोहर लाल। श्रम शक्ति भवन में हुई बैठक, पराली प्रबंधन को लेकर हुई चर्चा। सीएम मनोहर लाल ने कहा, एमएसपी बढ़ने से बाजरे के दाम में अंतर आया। साथ ही उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। इधर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार पराली जलाने के केस कम हुए हैं। इस बार दिवाली पर भी ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सचिवालय की 8वीं मंजिल पर स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, मीडिया सेंटर रिनोवेट हुआ है, इस बात की खुशी है और जो जरूरतें थी वो पूरी की गई। रवांडा में 145वें इंटर पार्लियामेंट यूनियन को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित किया। कहा, महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा को मुक्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। भारत में बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली रैली को लेकर पलवल पंजाबी धर्मशाला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विदेश यात्रा के बाद भिवानी पहुंचे आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, आदमपुर में बीजेपी कैंडिडेट के प्रति लोगों का जबरदस्त आकर्षण है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आदमपुर को कांग्रेस का गढ़ कहे जाने पर चुटकी लेते हुए जेपी दलाल ने कहा कि यूपी, बिहार, बंगाल भी कांग्रेस का गढ़ थे। इसी में कांग्रेस जमानत तक नहीं बचा पाई।
फतेहाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा, वहीं सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। आदमपुर उपचुनाव में जेजेपी बीजेपी के बीच किसी भी प्रकार के विवाद से उन्होंने इनकार किया और कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि किसान सरकार की नीतियों से बेहद खुश है। कहा कि बरसात के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा भी जल्द जारी किया जाएगा। सरकार पहले भी किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देती आई है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 1694 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी। अपने विषय में प्रथम स्थान पाने वाले 89 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिए। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक अंत तक 30 करोड़ नौकरियां होंगी, जिसमें 10 करोड़ नौकरियों पर भारतीय युवाओं का ही हक होगा। राज्यपाल ने कहा कि यह सब देश की बेहतरीन शिक्षा नीति से ही संभव हो पाएगा। इसके लिए देश के विश्वविद्यालयों को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन व रिसर्च पर ध्यान देना होगा। कर्मचारी यूनियन सीटू ने मोरिंगा क्यूआरजी अस्पताल के खिलाफ खोला है मोर्चा। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रबंधन की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई। पुलिस और प्रबंधन की मिलीभगत का भी आरोप लगा। पलवल पुलिस द्वारा लघु सचिवालय में साइबर अपराध और पटाखों को न कहे ना, हरी दिवाली, स्वच्छ दिवाली और नो ड्रग्स नो अल्कोहल मुहिम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशा मानव जीवन के लिए अभिशाप है। हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों व मेंबर्स ने डीएफसीएस ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राइस मिलर्स ने डीएफएससी पर रिश्वत मांगने के आरोप भी लगाए। साथ ही राइस मिलर से कहा कि अंबाला में 2 एजेंसियां हैं, ऐसे में 2 एजेंसियों को बराबर एलोकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन डीएफएससी ने अपने पावर का मिसयूज करते हुए अपने चहेतों को धान की एलोकेशन दे दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट को सरकार ने बढ़ा देने का फैसला किया। 5 साल बाद मिड डे मील की कुकिंग कॉस्टिंग को रिवाइज किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने वीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कल रात के खाने में उन्हें कीड़े मिले हैं। कुरुक्षेत्र में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस टीम ने क्लर्क को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी क्लर्क ने कैंसर पीड़ित महिला स्वास्थ्य कर्मी से बिल पास करने की एवज में 10,000 रिश्वत की मांग की थी। टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर पीड़िता राज रानी को पैसे देकर वीरेंद्र के पास भेजा। गुरुग्राम में तालाब में डूब रहे 6 बच्चों की मौत का मामला। M3M बिल्डर के डायरेक्टर के रूप में बंसल और वसंत बंसल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बच्चों के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस को दर्ज किया है। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह M3M बिल्डर की है। सरकार की कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए गांव में 5-5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की योजना सिरे से नहीं चढ़ पाई। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए व करवे तैयार करने वालों को कुम्हारों को महंगाई की मार सताने लगी। महंगी मिट्टी खरीद किए गए करवे बनाने में कुम्हारों की हालत खस्ता हो गई है। सही कीमतें भी अब कुम्हारों को मिलने की उम्मीद नहीं दिखती। बेमौसमी बारिश का एक बार फिर से किसानों के लिए आफत बनकर बरसी। जिले में सबसे ज्यादा 78% बारिश का आंकड़ा दर्ज हुआ है। भारी बारिश से किसानों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश से मंडी में खोले में पड़ी सैकड़ों एकड़ फसल भी बारिश की भेंट चढ़ी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। गुरुग्राम के बसई रोड पर एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे में सड़क समा गई है। 15 दिन में दूसरी बार बड़ा हादसा चला है।
फरीदाबाद में सड़कों और मुख्य चौराहों की हालत खस्ता है। ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बनी है। सड़कों में बने गड्ढों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर पाना बड़ी चुनौती है। टोहाना अनाज मंडी में मार्केट कमेटी प्रशासन की लापरवाही से बारिश में किसानों की धान भीगी। मार्केट कमेटी सचिव ने व्यापारियों पर फोड़ा लापरवाही का ठीकरा। किसानों ने कहा कि मंडी में शेड को बड़ा किया जाना चाहिए ताकि बरसात में फसल खराब ना हो, लेकिन सरकार प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सोनीपत में कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन में सरसों की रकबे को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत किसानों को फ्री में सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक भूमि में सरसों की बुआई हो सके। सरसों की खेती से जल संरक्षण की मुहिम को भी मजबूती मिली। पानी की बचत और लागत कम होने की वजह से सरसों की खेती से किसानों की आमदनी अधिक होती है। यमुनानगर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से अनाज मंडियों में लाखों का धान बारिश की भेंट चढ़ा। इसके अलावा खेतों में तैयार धान भी खड़ा है और इससे कहीं ना कहीं आढ़तियों को भी नुकसान हो रहा है। बरसाती मौसम के आने से डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इस दौरान डेंगू अंबाला की जनता पर हावी ना हो, इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी की। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बरसाती मौसम में ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वहीं अंबाला में अभी तक डेंगू के 47 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लार्वा चेक कर रही हैं और लार्वे की ब्रीडिंग मिलने पर नोटिस भी दिया जा रहा है। होटल के कस्बा हसनपुर में व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले मामले में सीआईए होटल ने चंद घंटों के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले का खुलासा करते हुए होटल के डीएसपी ने बताया कि होटल की अपराध शाखा पुलिस ने बहुत बड़े 50 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में खुलासा कर चंद घंटों में करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। करनाल में चिकन कॉर्नर पर खूनी विवाद में 2 युवकों की निर्मम हत्या हुई है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबाला नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 पर बाइक सवारों को अंबाला आरटीओ की सरकारी गाड़ी के पीछे से टक्कर मारी गई। मौके से फरार भी गाड़ी हुई। हादसे में घायल बाइक चालकों को अंबाला शहर सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पलवल में सिविल लाइन कॉलोनी में पीएनजी गैस की लाइन में लीकेज की वजह से हुआ है। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला झुलसी। इधर सूचना मिलते ही पीएनजी गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने पीएनजी गैस के रिसाव पर नाराजगी जताते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। सोनीपत के खरखोदा में अवैध निर्माण भवन को नगर पालिका प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के पीले पंजे से धराशायी किया। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई गैर कानूनी रूप से किसी जमीन पर कब्जा करने से भवन बनाता है, उस पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत खाली करवाया जाता है। इसके चलते ही ये कार्रवाई की गई। फतेहाबाद के रिंगसरा गांव के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें गांव के 3 लोग खुद को सर्वसम्मति से सरपंच बनाने पर लाखों और करोड़ों रुपए की बोली लगा रहे हैं। वीडियो में तीनों लोग कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें गांव के लोग सर्वसम्मति से सरपंच चुनेंगे तो गांव के विकास के लिए लाखों रुपए देंगे। रेवाड़ी जिले में एक किसान के साथ 46 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई। सोनीपत में इंडस्ट्रियल एरिया में साइकिलिंग फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। आग लगने का कारणों का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेवाड़ी पुलिस ने स्क्रैप व्यापारी को चाकू से घायल कर लूटने के मामले में कार्रवाई करते हुए व्यापारी के ड्राइवर सहित दोनों बदमाशों को लूट की रकम सहित गिरफ्तार किया। फतेहाबाद में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे नगर परिषद और अग्निशमन के कर्मचारी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो दिवाली पर हड़ताल कर सकते हैं, जिसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के अनशन पर बैठे हैं। ये क्रमिक अनशन 2 दिन तक चलेगा। दरअसल सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। सोनीपत पर जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने सोनीपत हलवाई एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने त्योहारी सीजन पर मिठाइयों की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर हलवाइयों को जागरूक किया। अधिकारियों ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री आमजन के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि गुणवत्ता के साथ समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे में विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। मीटिंग में हलवाई एसोसिएशन के प्रधान और जिले के तमाम हलवाई एकत्रित हुए। सिरसा के गांव जनवाला में पाइप से पानी चोरी करने के मामले को लेकर गए सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर फायरिंग करने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में रहने वाले पानीपत नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां इस बार नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी के पार्षद विनय जैन ने लगाए। पार्षद विजय जैन ने प्रॉपर्टी आईडी में अधिकारियों पर रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, विजय जैन ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निकाय मंत्री और कमल गुप्ता को शिकायत देकर कार्रवाई करने की बात भी कही। कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कई तरह के प्रयास किए, जिसमें गोष्ठियां या आयोजित और चेतना रैली, वॉल पेंटिंग शामिल है। पराली जलाने को लेकर कृषि विभाग ने 25 किसानों पर करीब 62,500 रुपए कर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन इस पर सबसे लापरवाही जो बरती गई किसान की ओर से बरती गई। रादौर में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी है। बरसात से रादौर के छोटा बांस में 4 परिवारों के मकान ढह गए हैं। वही मकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान खराब हुआ। बारिश की वजह से ऐसे मार्ग पर पानी जमा हुआ। इस दौरान स्कूल बस सड़क पर बने गड्ढे में फंसने के बाद पलटने से बची। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इसके पहले सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया। सैफई के मेला ग्राउंड में नेताजी को आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। नेताजी के समर्थन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा जैसे नारे लगाए। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नेता कमलनाथ, बाबा रामदेव, शरद पवार, अमिताभ बच्चन, अशोक गहलोत समेत तमाम वीवीआईपी लोग पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई के नुमाइश ग्राउंड पंडाल में लगाया गया था, जहां उनके शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वर्ल्ड बैंक के बाद अब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के फंड ने भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया। आईएमएफ के मुताबिक 2022 और 23 में वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी 6.8% रहने का अनुमान है। जुलाई 2022 में आईएमएफ ने जीडीपी 7.4% रहने का अनुमान जाहिर किया। आईएमएफ का मानना है कि 2022 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून के बीच ग्रोथ में कमी के साथ डिमांड में कमी का यह असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का किया उद्घाटन। इसके पहले पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर में की थी पूजा अर्चना।
पीएम ने अपने कार्यक्रम के दौरान शिप्रा नदी किनारे स्थित कार्तिक मेला ग्राउंड में लोगों को संबोधित भी किया। दूसरे चरण का काम पहले से ही चल रहा है। जून 2023 तक पूरी परियोजना को करना है पूरा। इस खास अवसर पर महाकाल मंदिर पूरे महाकाल लोक को फूलों से सजाया गया। महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव सार्वती समेत उनके पूरे परिवार के चित्र उकेरे गए। ये चित्र देखने में बिल्कुल मूर्तियों की तरह ही है, जिसमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लीलाओं का वर्णन है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तब महाकाल की रेखाएं मिट जाती हैं। महाकाल लोक की यह सीमा आने वाली पीढ़ियों को दर्शन करवाएंगी। मैं राजाधिराज महाकाल के चरणों में नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उज्जैन में क्षण में पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया है, कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज के तीसरे निर्णायक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट के अंतर से हरा दिया। भारत के लिए शुभमन गिल ने 49 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 28 रन की नाबाद पारी खेली।